नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान हैं, श्री एसएन विनोद जी। ये सीरीज़ हम हिंदुस्तान के उन बड़े पत्रकारों के साथ जिन्हें हमने ग्रेट जर्नलिस्ट का नाम दिया है, उनके साथ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उनके बारे में जान सकें, उनके पत्रकारिता के अनुभवों के बारे में जान सकें, उन्होंने पत्रकारिता को कैसे इनरिच किया, कैसे उसे धनाढ्य बनाया, कैसे उन्होंने उसे गौरव प्रदान किया, किन-किन लोगों को उन्होंने पैदा किया है और उस दौरान उनकी ज़िंदगी में कौन-सी बड़ी रिपोर्ट्स थीं, जिसे उन्होंने किया या उन्होंने करवाया क्योंकि संपादक के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वही खेवनहार होता है, वही कैप्टन होता है टीम का। हम विनोद दुआ जी से बात कर चुके हैं बहुत सारे सवालों के ऊपर। आज हम एसएन विनोद जी से बात करेंगे और इस कड़ी में देश के जितने बड़े संपादक और पत्रकार हैं उनको हम लाने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप विनोद जी का परिचय दें क्योंकि विनोद जी ने बहुत अपनी युवावस्था में पत्रकारिता शुरू की थी। तो उन लोगों का ये कहना है कि विनोद जी से पहले आग्रह कीजिए क्योंकि मेरी फेसबुक के ऊपर बहुत रिक्वेस्ट आई हैं कि वो विनोद जी को देखना चाह रहे हैं और विनोद जी सचमुच आपके बनाए हुए इतने लोग हैं और आपके नाम से इतने परिचित हैं। सोशल मीडिया पे इस समय आप स्टार हैं। जो कमेंट आप करते हैं उसको बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। सब इस समय आपको देख रहे हैं, सारी दुनिया में देख रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि शुरू में आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में अगर बहुत थोड़ा सा या जितना चाहें उतना आप बताएं, फिर हम आगे बात करते हैं क्योंकि ये जो सीरीज है, ये सीरीज बुनियादी तौर पर उस पत्रकारिता को लेकर के है जिस पत्रकारिता के आप जनरल रहे हैं। तो विनोद जी आप अगर शुरू करें तो फिर हम सवाल जवाब आपस में शुरू करें। धन्यवाद संतोष जी, अच्छा लगा आज आपने एक ऐसे विषय को लेकर के शुरुआत की है अपने चैनल पर। तो मैं भी समझता हूं कि कम से कम नई पीढ़ी को इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में पत्रकारिता है क्या। पत्रकारिता कोई बहुत लुभावना ऐसा पेशा नहीं है जिसमें आके आप ऐश कर सकें। ये एक कमिटमेंट है, एक सामाजिक दायित्व है, राष्ट्रीय अपेक्षा का अनुरूप आपको लोगों को बताना है, लोगों के सामने आना है, उन्हें शिक्षित करना है, न सिर्फ जानकारी देने, शिक्षित भी करना है। इसलिए पहले तो आपको बधाई संतोष जी कि आपने यह सिलसिला शुरू किया। आपने मेरे विषय पूछा, मैं आपको ये बताना चाहूँ, ये सचमुच बड़ा दिलचस्प है। मेरा पारिवारिक पार्श्व पत्रकारिता का रहा, स्वतंत्रता आंदोलन से पूरा परिवार जुड़ा रहा और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। आपको बता देना चाहूंगा, खासकर नई पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पटना से अंग्रेजी दैनिक सर्चलाइट निकला करता था, जो बाद में बिरला जी ने लिया और अब हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो एक चैप्टर उसमें है द सर्चलाइट एंड द देश। 1918 के आसपास में जब कांग्रेस पार्टी को यह हुआ बिहार में कि अपना अखबार भी होना चाहिए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, तो अंग्रेजी में सर्चलाइट और हिंदी में देश निकला। अंग्रेजी में सर्चलाइट में पहले कुछ दिनों के लिए कुछ संपादक रहे, बाद में मेरे बड़े चाचा, पिताजी से बड़े भाई, नाम था उनका मुरली मनोहर प्रसाद, वो उसके संपादक बने और हिंदी देश के संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। लेकिन वो चूंकि फ्रीडम मूवमेंट में फुल टाइमर थे, देश जल्दी बंद हो गया, सर्चलाइट चलता रहा था। अब जो जिस प्रभाव की बात करें, ये बड़ा विचित्र है, कभी कभी मुझे भी आश्चर्य लगता है, इन दिनों कुछ लिख रहा हूँ। जब मैं 7वीं कक्षा में था, 1955 की बात बता रहा हूँ, मेरी माँ बलिया की थी। मेरे एक नाना जी थे, विश्वनाथ प्रसाद मर्दाना उनका नाम था। वो कम्युनिस्ट थे। उस जमाने में कम्युनिस्ट होना क्या होता था आप समझ सकते थे। वो जब पटना मेरे घर आते थे, हाँ, जब पटना आते थे तो कम्युनिस्ट पार्टी का लिटरेचर वो छुपा कर मुझे दे दिया करते थे और मैं उसे छुप कर ही पढ़ता था। संतोष जी फिर याद दिला रहा हूँ, ये मेरे बचपन की बात है जी। उन दिनों में 7वीं कक्षा था,
तो बड़ा विरोधाभास हुआ। घर का जो वातावरण था स्वतंत्रता आंदोलन का वो देखा हुआ ना, वो पत्रकारिता की ऊंचाइयां देखी थी और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को विचारधारा है, तो एक विरोधाभास मन में बार बार उठता था। उन दिनों मैंने एक लेख लिखा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी राजनीतिक चूके, और उससे लिखकर मैं अभी आपको बता रहा हूं तो दृश्य मेरे सामने है। मैंने वो संपादक आर्यावर्त करके वो बाहर बैठा हुआ था कि मित्र साइकिल से जा रहा था, मैंने कहा जा रहा हूँ, बोला कि हमें इसे जीपीओ में स्टैंप लगा कर डाल देना। वो मैंने भेज दिया। उसके बाद मेरे छोटे चाचा के लड़के की शादी थी, हम लोग छपरा गांव घर गए हुए थे। संतोष जी तिलक का दिन था। अब 7वीं क्लास लड़का पजामा कमीज पहने घर में काम में लगा हुआ हो। तो उन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, वो सारे अपने और भी कई मंत्री वो बाहर आके लॉन में मैंने बड़े चाचा पिताजी के साथ बैठे हुए थे। एक लड़का बुलाने के लिए आया कि जो बड़े मालिक बुला रहे हैं, बड़े चाचा मेरे बाहर गए थे, श्री बाबू नरेश बाबू बहुत सारे मंत्री बैठे हुए। तो मेरे अंकल ने मुझे बुलाया, बड़े चाचा ने, और मेरे कंधे पर हाथ रखा और श्री बाबू को बोला कि देखिए यही मेरा भतीजा है, इसी का आर्टिकल छपा है। वो आर्टिकल आर्यावर्त में छप चुका था एडिट पेज में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसकी राजनीति चुके आर्यावर्त जो सबसे बड़ा अखबार था हिंदी का, उसके संपादकीय पृष्ठ पर मैं 7वीं कक्षा का छात्र था। क्या बात, वो छपा हुआ था। उस समय वो श्री बाबू भी बड़ा चंबित रह गए। उन्होंने बुलाया कंधे पर कि तुमने लिखा ये मैं एक उदाहरण से दे रहा हूँ कि मैं इस तरह से प्रभावित था कोई चीज का आत्मज्ञान। घर में बहुत ही रिच लाइब्रेरी थी, पढ़ाई लिखाई से काफी मैं जुड़ गया और घर का वातावरण देखता था। उसी समय कुछ बातें जो अवचेतन में कैसे घर कर जाती हैं। 7वीं क्लास के बाद जब हम लोग 8th क्लास में गए तो विषय का चयन करा था। हॉल में सारे लड़कों को बैठाया गया था, हेडमास्टर थे, टीचर थे। अब उस समय से सब्जेक्ट रहता है साइंस है ना या आर्ट्स, और साइंस में बायोलॉजी या मैथ। तो वो पूछा करते थे टीचर, अगर मैंने कहा कि साइंस लेना है, तुमको क्या बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। अगर डॉक्टर कहते हैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट मिलता था, इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स। संतोष जी उस 7वीं कक्षा में मैं अपनी क्लास में फर्स्ट हुआ था। तो जब मुझसे पूछा गया कि तुम्हें क्या बनना है, मैं पुनः ईमानदारी के साथ कहता हूँ कहीं मेरे दिमाग में उस समय कुछ नहीं था। घर से चला था कि वो साइंस सब्जेक्ट लेना है, मैथमेटिक्स, ये घर में जो तैयारी पिताजी माता जी का होता। लेकिन जब मुझसे पूछा गया कि तुम्हें क्या बनना है, तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला एडिटर। वो सारे वहां हंसने लगे लोग, हेडमास्टर वगैरह। तो चूंकि वो हेडमास्टर वगैरह घर को जानते थे, उस समय हेडमास्टर ने टिप्पणी की थी, ये अपने घर के रास्ते पर जा रहा है, ये जर्नलिस्ट बनेगा। ये उस समय बात। खैर ईश्वर की लीला, विधि का विधान होता है, चलता रहा। चलते हैं। ये जो बाद में जब ये अब मैं आ रहा हूं बिल्कुल 1962। उन दिनों मेरे एक अग्रज तुल्य थे, मैं उनको भैया ही कहता था, विजय किशोर जी पत्रकार थे, बड़े पत्रकार। एक दिन मेरी बड़ी बहन उस समय पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी, मैं वहीं था रात में वहां पहुंचे। उनको मैं बता दूं, विजय किशोर जी को मैं गुरु मानता था ना, विजय भैया करके मैं बुलाया। उन्होंने जानकारी दी। उन दोनों याद होगा, पटना से देवव्रत शास्त्री के संपादन में मालिक हुए थे। नवराष्ट्र करके एक हिंदी दैनिक बड़ा निकला करता था, वो भी आजादी की लड़ाई में उनका बहुत योगदान था। तो 62 के चुनाव में उनको टिकट मिली देवव्रत जी को, तो वो कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। विजय मैंने बताया कि विनोद ऐसा है, और वो नवराष्ट्र का जो साप्ताहिक परिशिष्ट होता था, वो हिमालय संदेश के नाम से वो टेबलाइड में निकलता था। वो अलग पत्रिका का आकार दे दिया गया था, और वो नेपाल में उसकी बिक्री बहुत ज्यादा थी। आपको जानकारी होगी उन दिनों नेपाल में सिर्फ पटना के अखबार बिका करते थे, वो जाते थे, वो बचे थे। विजय किशोर ने कहा कि विनोद ऐसा है कि अशोक, देवव्रत शास्त्री का बेटे का नाम, ये अशोक हिमालय संदेश को बेचना चाह रहा है, और हम लोगों ने सोचा है कि इसको ले लिया जाए, इसमें तुम भी आ जाओ। ये मैं 1962 की बात बता रहा हूँ। हम लोगों में और कौन थे, एक चंद्रमोहन मिश्र
डॉक्टर ललित नारायण मिश्र के मौसेरे भाई, जो बाद में दिल्ली में लीग पैट्रियोट के चेयरमैन भी बने, वो उन दिनों सर्चलाइट में थे, वो थे। एक विश्वनाथ लाल जो हमारे घर का द स्पार्क वीकली था उससे जुड़े हुए थे, विजय किशोर, ये 3, और चौथा मैं। इस तरह हम लोगों ने हिमालय संदेश को ले लिया और उसको ब्रॉडशीट में, संतोष जी उस समय ब्रॉडशीट में उसको साप्ताहिक पत्रिका को हम निकाला, काफी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा। लेकिन अब जो होता है वहां से एक कैरियर के जो एक मोड़ जो आया, दिवाली का समय था, उसका विश्राम निकला था। और हाँ बता दो, उसकी छपाई हम लोग करवाते थे, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेस था जनशक्ति, शायद आज भी होगा, वहां वो छपा करता था। उससे बताया कि चंद्रमोहन जी सर्चलाइट में थे, विश्वनाथ लाल स्पार्क में, और विजय किशोर जी योगी साप्ताहिक में थे। लगभग पूरा समय मैं ही दिया करता था। तो विशेषांक के समय ऐसा हुआ कि संपादकीय में नहीं लिख पाया था। मैंने विजय किशोर जी को फोन किया कि विजय भाई मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, एक संपादकीय आप भेज दीजिए। उन्होंने कहा कि यार मेरा भी विशेषांक निकल रहा है, मैं चंद्रमोहन जी को बोल देता हूँ। उन्होंने चंद्रमोहन जी को बोला, उनका लड़का एक आया, उसको सीधे मैंने कंपोजिंग में डाल दिया। वो लड़का आजकल दिल्ली में एक बड़ा पत्रकार है ना, उसे कंपोजिंग में डाल दिया, चला गया उसने। जो अखबार का जो मशीन प्रूफ मेरे पास आया, तो मैं सबसे पहले वो संपादकीय पढ़ने लगा, चूंकि मैं उसे पढ़ नहीं पाया था। पहला पैरा पढ़ने के साथ ही मैं उस अखबार को पढ़ता हुआ मशीन रूम में गया। वहां उनके मैनेजर मुझसे, मैंने कहा कि मशीन को रोकिए। पहले वो नाराज हुए कि मेरा उन लोगों को भी जा सकती है, विशांक को निकलना था। हम लोग आप रोकिए, मैं बात करूँ। मशीन को मैंने रोकवाई, विजय किशोर जी को फोन किया। हमने कहा विजय भैया, चंद्रमोहन जी ने जो संपादकीय भेजा है वो लग गया है, मैं आपको पढ़ करके सुनाना। मैंने पढ़ करके सुनाया, वो भी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या कहना है। मैंने कहा कि ये नहीं छपेगा। संतोष जी, वो जो संपादकीय था आउट एंड आउट एंटी इंडिया अप्रोच चाइना था, वो युद्ध हुआ था सब आउट एंड आउट। अच्छा, तब तक मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, बाद में पता लगा वो जो तीनों हमारे थे, चंद्रमोहन मिश्र, विश्वनाथ लाल, विजय किशोर, तीनों रेड कार्ड होल्डर्स थे। ये जानकारी मुझे पहले नहीं थी, है ना। उन्होंने कहा कि ठीक है निकाल दो। पहले प्रेस वाले तैयार नहीं हुए, तो वो फ्लैट मशीन, वो मशीन पर ही मैंने क्या किया, वो जो जगह थी संपादकीय निकलवाया, और जो डीएवीपी के विज्ञापन वगैरह युद्ध के समय आते थे, अफवाह नहीं फैलाई वगैरह वगैरह, वो जो बना के रखा हुआ था, क्योंकि वो तैयार नहीं हुआ कि नया कंपोज करने को मशीन, वो प्रेस तैयार नहीं था। वो संपादकीय की जगह में वो सारे डीएवीपी के विज्ञापन लगवा दिए। जरा कल्पना कीजिए, वो जो संपादकीय का डबल कॉलम स्पेस था उसमें वो लगवाए, क्योंकि प्रेस तैयार नहीं, तो बोला कि हम कंपोज तो करेंगे नहीं। चलिए वो छपा। अपेक्षानुरूप जो होना था, अगले दिन जब छप के आया तो हम लोग को मीटिंग हुई। चंद्रमोहन जी बिल्कुल नाराज, विश्वनाथ लाल ने भी उनका साथ दिया, विजय किशोर जी तटस्थ रह गए थे। लेकिन वो मामला बहुत गर्मा गया, क्योंकि ये भी बता दो उसमें अगर पूंजी लगाने की बात है तो ज्यादा चंद्रमोहन मिश्र का ही लगा हुआ था। वो बिल्कुल नाराज, ऐसा इस तरह से हुआ। ये करीब रात को, मैं समझता हूँ रात को 9 बज गया होगा ये चर्चा करते करते। मैंने कहा कि ठीक है मैं विड्रॉ करता हूँ, है ना। मैंने हिमालय संदेश से स्वयं को विड्रॉ किया। वहां से मैं निकला। मेरे एक मित्र पटना में थे, दोनों बड़े लेखक पत्रकार हैं पंजाब लुधियाना में, डॉक्टर केवल धीर, उस समय वो भी वहां छात्र थे। हम लोगों ने एक साथ पत्रकारिता की शुरुआत। मैं सीधे उनके घर पे गया। मैंने कहा केवल तुम्हारे पास कोई डिक्लेरेशन की कॉपी है क्या? उनके पास थी। फिर हम लोग टाइपिस्ट के घर पर गए, उसकी 8 कॉपियां मैंने देश नाम से एक टाइटल के लिए, मेरे देश से जो संबंध था बताया था, वो सर्चलाइट के साथ राजेंद्र बाबू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संपादक थे उसके, संपादक थे। तो मैंने कहा ये टाइटल अगर मिल जाए वो लेके। और दूसरे दिन वो मुझे क्या, रामचंद्र प्रसाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, मैं उनके घर पे गया कि मुझे आज अभी ये चाहिए। उन्होंने बोला कि स्टाफ को घर पे स्टैम्प लगवा करके वो मुझे दे दिया। 1 बजे एक अपर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली के लिए ट्रेन खुलती थी। 1 बजे ट्रेन में बैठ कर मैं दिल्ली रवाना हो गया। वहां उतर करके एक हमारे मित्र थे पीआईबी में, बड़े अच्छे कवि भी थे, शायद आपको जगह, नरेंद्र सिन्हा। मैं सीधे स्टेशन से उनके घर गया। मैंने कहा नरेंद्र जी ये कुछ ऐसी प्रतिष्ठा प्रसे डिक्लेरेशन मुझे चाहिए। चलिए हम लोग वहां गए, RNI गए, लेकिन पता लगा कि देश नाम जो है वो फ्रीज कर दिया गया है, वो नहीं मिलेगा।
तो मैं बड़ा दुखी हुआ। शाम को पता लगा कि राजेंद्र बाबू उस समय रिटायर हुए थे, वो आए हुए गांधी शांति प्रतिष्ठान में ठहरे थे। मैं राजेंद्र बाबू से मिलने गया। ये बड़ा दिलचस्प है और एक ऐतिहासिक तथ्य है। तो बातचीत होने लगी। मैंने कहा, आप हम लोग भोजपुरी में बात होती थी, ऐसा ऐसा है, वो देश नाम से मैं चाह रहा था और नहीं मिला। उन्होंने तत्काल कहा, चूंकि भोजपुरी में कहा, मैं भोजपुरी बता रहा हूँ कि एकरा में कौन बात बा, है ना, एमे उदास हुए कौन बात बा, एकरा में प्राण जोड़ द, देश प्राण। ये राजेंद्र बाबू के मुझसे मैं देश बोलो, इस एकरा में प्राण जोड़ द। इस तरह देश प्राण हुआ। फिर नरेंद्र जी को मैंने पकड़ा, वो आरएनआई से देश प्राण का टाइटल मुझे सब मिल गया। वापस पटना लौटा और एक सप्ताह के अंदर में, एक सप्ताह मतलब वो जो विवाद हमारा हुआ हिमालय संदेश में, मैंने खुद को विड्रॉ किया। मैंने वहां से उसी नवराष्ट्र प्रेस से देश प्राण नाम से उस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू कर दिया। उस समय विश्वनाथ लाल मॉस्को गए हुए थे जब निकाला हमने। मुझे याद है वो कहीं आज मिले, वहां से मॉस्को से विश्वनाथ लाल ने पत्र लिखा। एक तो उसमें उन्होंने गलती स्वीकार की कि नहीं, उस दिन हम लोग गलती की, तुम्हारा कोई गलत है, लेकिन तुम जो देश प्राण अभी निकाल रहे हो, हम लोग के हिमालय संदेश से लाख गुना बेहतर है। मैं बता दूं, कुछ नहीं, एक लड़का मेरा मित्र था, नाम अभिव्याद विपिन बिहारी नंदन, उसका संपादकीय सहयोग था, बाकी कोई नहीं, अकेला घर से। इस तरह देश प्राण मैंने वहां से शुरुआत किया, जो इन दिनों आपको जानकारी होगी अभी रांची से दैनिक के रूप में निकल रहा है। मैंने वो टाइटल बाद में बलबीर दत्त को दे दी थी, और आजकल आर के सिन्हा जो आपकी दिल्ली में है, रविंद्र किशोर जी जो राज्यसभा सांसद थे, है ना, जी। उनका 70% स्टेक है, वो निकाल करके एक बड़े दैनिक के रूप में देश प्राण निकल गए। इस तरह से ये जो शुरुआत होती थी, तो कहीं भी समझौता नहीं। वो जो मैंने कहा ना कि आउट एंड आउट वो चाइना, जो बाद में पता लगा कि रेड कार्ड होल्डर सारे कम्युनिस्ट थे, वहां से तब उसे एक सीख मिली कि बगैर पढ़े कोई सामग्री अखबार में जारी मत करो, और वो भी संपादक कहते, एक वहां से सीख। जी विनोद जी, यहाँ पर एक अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। तो आपने उसकी बुनियाद बता दी, जो आपके व्यक्तित्व में एक कड़ाई है और परफेक्शन की चाह है, जिसका आपने कैसे शुरू हुआ और कहां से आपने परफेक्शन के लिए रिजाइन भी किया, परफेक्शन के लिए अभी जो आपने सिद्धांत बताया। आपने आपकी बातचीत से ये भी अंदाजा हुआ कि टेक्नोलॉजी तब से लेके अब तक जमीन आसमान का फर्क हो गया। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं, मैं इसके ऊपर आना चाहता हूं कि इन सारे संघर्षों के बीच में आपने जो पत्रकारिता को बदलते देखा, और आपने जिस तरह की पत्रकारिता की, उसमें आपके ऊपर कहां कहां दबाव आए, और जो सबसे चर्चित अखबार जिसके आप संपादक बने, शायद प्रभात खबर था या जो भी हो, तो ये जो दबाव किस तरह के आए, आपके संवाददाताओं ने आपकी कही हुई या आपके गाइडेंस में किन बड़ी रिपोर्ट्स को किया, और आपने उनको सिखाया किस तरह, उनकी कमियां किस तरह सुधारी? नहीं, बड़ा अच्छे आपने याद दिलाई बात। मैं उसके बाद आ जाता हूँ रांची। जब मैं रांची आ गया, बीच की कड़ी छोड़ता हूँ, चूंकि प्रभात खबर, मैंने आपने बोला कि संपादक, बल्कि प्रभात खबर का मैं मालिक था। प्रभात खबर की शुरुआत में, ये बहुत दिलचस्प है, और इन दिनों मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ और ये जानकारी लोग जाए। जब मैं रांची आया, 1974 की बात है, मैंने रांची से दैनिक निकालने का विज्ञापन पटना के सारे अखबारों, इंडियन नेशनल, सैटेलाइट, आर्या और प्रदीप पर छप गया था। 26 जनवरी 1974 से एक दैनिक निकालने का, जनता टाइम्स के नाम से, वो मैंने विज्ञापन दे दिया था। लेकिन 7 जनवरी को पिताजी का निधन हो गया, वो मामला खराब पड़ गया, नहीं निकला। लेकिन मैंने उससे साप्ताहिक निकाल दिया था, उसको भी ब्रॉडशीट में जनता टाइम्स निकला करता था। अब आपने तब तक कुछ दिनों के बाद रांची एक्सप्रेस भी पहले साप्ताहिक था, वो दैनिक हो चुका था जब मैंने जनता टाइम्स निकाला। तो जिस प्रेस वो छपता था, बागला प्रेस, वहां छपाया करता था, अच्छी छपाई होती थी जबरदस्त। और पटना से मैंने जैसे बताया, जो हिमालय विजय किशोर जी, उनको मैंने बुलाया था, वो मेरे साथ संपादक किए गए थे, वो प्रेस में बैठा करते थे और छपाई होती थी। अचानक ये देखा कि अखबार की छपाई में विलंब होने लगा, प्रेस विलंब करने लगा।
तो मैंने बागला जी जो मालिक थे कहा भाई क्यों तो नहीं आए, उन्होंने टेक्निकल कुछ कारण बता दिए। लेकिन एक दिन विजय किशोर जी ने मुझे कहा कि विनोद, मैं प्रेस में बैठा हुआ था, कुछ लोग आए थे, संभवतः वो रांची एक्सप्रेस के थे, वो उन्होंने बागला जी पर दबाव बनाया कि इसे मत छापो। मैं बता दूं, जनता टाइम्स के उसमें प्रसार इतना बढ़ गया, और चूंकि मैं पहले दैनिक की घोषणा कर चुका था, उन लोगों के दिमाग में यह था कि इसे दैनिक करेंगे। तो विजय किशोर ने बताया कि वो प्रेस पर दबाव पड़ा है कि इसे मत छापो, और इसलिए विलंब हो रहा है। एक सप्ताह में, बिल्कुल पूरा एक सप्ताह विलंब कर दिया। शुक्रवार को मार्केट में आने का था, वो अगले शुक्रवार को छपा। अब उसे आदत के जो कि मैं बहुत नाराज हुआ, मैंने प्रकाशन बंद किया, बागला प्रेस में गया, मैंने कहा बागला जी अब इसको छापना बंद कीजिए, मैं बंद कर रहा हूं, अब मैं अखबार निकालूंगा, दैनिक निकालूंगा, और अपने प्रिंटिंग प्रेस के साथ निकालूंगा। ये क्या हुआ, वो करके मैंने बंद कर दिया। यहीं से प्रभात खबर की नींव पड़ी। मैंने उस पर काम करना शुरू किया, निकालना है। अब ये बड़ा जिस तरह की उस बीच में मुझे कलकत्ते भी रहना पड़ा। मेरे एक मित्र थे, आज भी रांची में है, एक व्यवसायी मित्र, लेकिन उनके पढ़ाई लिखाई को थोड़ा बताना जरूरी है। मैं नाम भी बताता हूँ, चूंकि मैं किसी के प्रति अकृतज्ञ नहीं हो सकता। डॉक्टर हरि बुधिया, आज भी वो रांची में है, वो मेरे मित्र थे। अब हरि बुधिया का थोड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड है, लोग मैंने अगर जाति बजाइए तो जो वो व्यवसायी परिवार से थे, जाति के लोग शिक्षा वगैरह के विषय में उतना ध्यान नहीं देते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी मिश्रा रांची का, जो टॉप इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग का माना जाता है देश में, उसके अपने बैच के हरि बुधिया टॉपर। उसके बाद वो केमिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट चले गए थे। आपको अच्छा लगेगा संतोष जी, उन्होंने वहां पर वो फर्स्ट एंड लास्ट स्टूडेंट हु सिक्योर्ड 100% मार्क्स इन ऑल हिज 4 सब्जेक्ट्स। और क्या बात है। कैनेडी उन दिनों प्रेसिडेंट थे। कैनेडी ने उनको लंच या डिनर बुलाकर ऑफर किया था कि आप यहाँ रहो, लेकिन वो बड़े व्यवसाय के बहुत बड़ा उन लोगों का धंधा, तो वापस आए। एक दिन क्या हुआ, अब जो मैंने जो टेक्नोलॉजी की बात की, तब तक ये ऑफसेट डीस्टेट सब आ चुका था, तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत बढ़ रहा था। वो मेरे अकेले की वश की बात नहीं थी। मैं एक बार कलकत्ता गया हुआ था, और उन दिनों बुधिया जी भी वो कलकत्ता आए हुए थे, पार्क होटल में हम लोग साथ में थे। रांची के एक पॉलिटिकल ज्ञान रंजन नाम के एक सज्जन थे, राजनीतिक कांग्रेस के, इंदिरा जी से उनके बहुत निकटता थी। इस निस्संदेह मेरे आंखों को देखा हुआ कि 1 नंबर सफदरजंग में इंदिरा जी का, वो बिना अपार्टमेंट के टलते हुए उनके बेडरूम तक जा सकते थे। ज्ञान रंजन भी, अच्छा कुछ कारण से मैं उनसे बात नहीं करता था। तो हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स जो थे, वो लोग बहुत दबाव बना करके तो मतलब बातचीत शुरू की कि नहीं इससे मिलिए क्या है, वो भी थे वहां पर। तो जब मैं हरि बुधिया के साथ बैठा हुआ था, ज्ञान रंजन भी आया, उनको उठाया, तो मैंने ऐसे जब उसके परिचय कराया, ये प्रभात खबर की न्यू कैसे पड़ी संतोष जी, ये उसका पास्ट है। हरि बुधिया को सब जानते थे और ज्ञानजन जानते थे, तो ज्ञानजन को जरा जो बोलने की आदत थी, उन्हें बुधिया जी को बोला, अरे क्या बैठे हुए, मेरी भी बहुत दिनों से इच्छा थी अखबार की, सब लोग साथ में निकालें, तो बोलिए यहाँ पर। जब ज्ञान चले गए तो चूंकि हरि बुधिया से मैंने इस अखबार के संबंध में, प्रभात खबर के प्रोजेक्ट विषय में कभी बात नहीं की, तो उन्होंने कहा विनोद जी ये अखबार का क्या चक्कर है। मैंने कहा कि हरि बाबू देखे, जिससे जनता टाइम्स बंद हुआ था, मैंने घोषणा की थी कि मैं दैनिक निकालूंगा, मेरे दिमाग में तो है, लेकिन अभी कॉस्ट में इतना बढ़ गया है, लेकिन जिस दिन मेरे पास साधन होगा मैं निकालूंगा जरूर। हरि बुधिया ने फिर कहा कि आपकी इच्छा है। उन्होंने 1 सप्ताह बाद का एक डेट दिया कि पटना में आइए हम लोग मिलते हैं, और ज्ञान रंजन को बुलाइए, वो जो मेरे मित्र थे। पटना के पाटलिपुत्र अशोका में हम लोग की बैठक हुई, है ना। मैं बता दूं, शायद जो बुधिया जी के मन में था, अगर उन्होंने मुझे पहले बता दिया था तो शायद मैं उसमें दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन वो पहले बताया ना, वो बात है। अब वो ज्ञान रंजन का जो बताया, जो पार्श्व लोगों को जानकारी थी रांची में, प्राइम मिनिस्टर के नजदीक ये वो व्यवसाय, ज्ञान जी को बोला बुधिया जी ने कि ज्ञान जी मेरी विनोद जी से बात हुई, इनकी इच्छा अखबार निकाले का आपने बोला, तो मैं बाकी व्यवस्था सारी व्यवस्था कर देता हूँ,
मैं प्रेस बैठा देता हूँ, देखिए, बल्कि उन्होंने कहा कि कोई टाटा प्रेस का कोई रिटायर्ड मैनेजर वगैरह तो दीजिए जिसका अनुभव काम आएगा, और आप लोग अपना पार्टनरशिप कर लीजिए। हाँ, उसमें ये ज्ञान जी ने बताया, ज्ञान जी कि आप क्या करना चाहेंगे, मैंने आप क्या कंट्रीब्यूट क्या करेंगे। ज्ञान रंजन ने बोला कि मैं अगर 8 पेज का अखबार होगा तो औसत प्रतिदिन 2 पेज का विज्ञापन मेरी ओर से रहेगा, इसकी व्यवस्था मैं करूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 2 पेज का विज्ञापन आता है तो आप प्रॉफिट चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका कमिटमेंट था। मैंने 8 में मतलब 25% हो गया पेज का, ये तय हुआ। बुधिया जी ने बोला कि आप लोग कर लीजिए, तो बल्कि ज्ञान जी ने बोला कि नहीं तो आप भी एक नॉमिनी दीजिए। तो बुधिया ने हंसते हुए कहा कि ज्ञान जी, मैं जो कुछ कर रहा हूँ विनोद जी के लिए कर रहा हूँ, आप इनको नॉमिनी मानिए, जो मानिए वो कर। ये वहां से न्यू पड़ी। हम लोग वापस रांची आए तो हम लोग जो तय हुआ कि एक कंपनी हम लोगों ने बनाई, विज्ञान प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। विज्ञान से मतलब साइंस नहीं था, विनोद एंड ज्ञान। उसमें 4 डायरेक्टर हुए, मैं, मेरी पत्नी, ज्ञान की पत्नी। हम लोग का आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम में था कि देयर विल बी नो 5th डायरेक्टर। ये हम लोग को हुआ, ऐसे निकलेगा। और तय यह पाया कि अखबार जो निकलेगा वो मेरे स्वामित्व में, विज्ञान प्रकाशन उसका ओनर नहीं होगा, प्रिंटिंग प्रेस बिल्डिंग प्रॉपर्टी का मालिक होगा, अखबार मेरा मालिकाना हक रहेगा अलग से। उस समय तक टाइटल लिया नहीं गया था, अखबार निकलेगा सिर्फ ये हुआ था। ये तय हुआ हम लोग का आपस में, ये हम लोग की बात थी। फिर मैं जब दिल्ली आया टाइटल लेने के लिए तो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे दिमाग में समाचार शब्द मैं चाह रहा था, तो जो भी नाम बताओ, एक साउथ इंडियन सज्जन थे आर एन आई रजिस्टर, वो रिजेक्ट कर दे। वो अच्छा मेरे पास था कि मॉर्निंग और समाचार, न्यूज से समाचार। वो सज्जन ने कहा रजिस्टर कि मिस्टर विनोद, गिव अस सम कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी इंग्लिश, ये करके मेरे दिमाग में हॉर्न कर रहा था। अचानक मॉर्निंग का प्रभात आया और समाचार नहीं दे रहे थे तो दिमाग में खबर आ गई, शब्द प्रभात खबर। मैंने कहा, अभी मैं आपको बोला तो दृश्य सामने में रहे, मैंने उसे कहा प्रभात खबर, वो देखा, कंप्यूटर खोला, बोला ओके डन। इस तरह प्रभात खबर का टाइटल लेकर के मैं रांची वापस आया। अब बता दूं कि प्रभात खबर चूंकि ओनरशिप प्रोप्राइटरशिप मेरे था का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस मेरे घर का हुआ, विज्ञान प्रकाशन का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस ज्ञान रंजन के घर का हुआ। जो आपने कहा जो प्रभात खबर का, ये इसका पार्श्व था। इस तरह से इसकी स्थापना हुई। उसमें हाँ, एक मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा भूल गया, हरि बुधिया ने जो कहा था कि मेरा नाम, उसे शर्त लगाई थी कि मेरा नाम कहीं बाहर नहीं है, क्योंकि व्यवसायी है ना उसे। लेकिन वो ज्ञानरंजन का क्या था, वो पॉलिटिशियन और लोकप्रिय थे। वो उनके घर में जाइए तो 150 लोग हमेशा बैठे हुए हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी का रैली है, आज वो है, तो अरे बुधिया जी को फोन लगाओ, ये उन्होंने ओपनली कहना शुरू कर दिया। फिर उनको दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता जाना है तो टिकट मंगवाने डिस्ट्रिक्ट होना शुरू कर दिया। मतलब वो जो गुप्त रखना था उनका नाम, वो नहीं हुआ। एक दिन सुबह में हरि बुधिया कलकत्ता से आए थे, एयरपोर्ट से सीधे मेरे घर पे। उन्होंने कहा देखिए विनोद जी, मैंने कहा था कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि कलकत्ता में उनका ससुराल, उनके फादर लॉ थे, आप कर जाते हैं चटर्जी इंटरनेशनल जो देखते हैं, उसे मेजर शेयर उनका है। अब तो नहीं है बेचारे, साबरमल लाठ, SM लाठ, है ना। कहा कि विनोद जी, बाबूजी ने मुझे कलकत्ता में टोक दिया कल रात में कि तुम किसी पॉलिटिशियन के साथ अखबार निकाल रहे हो। तो मैंने आपका नाम लिया, बोला कि तू भी पार्टनर, बोला क्या। तो ये बात बाहर चली गई। तो मेरा जो कमिटमेंट है वो मैं करूंगा, लेकिन अब जो मैं सीधे करना चाहता तो वो नहीं कर पाऊंगा। तो आज आप ऑफिस में आइए, उसकी व्यवस्था करके कैसे करूँ। संतोष जी, मैंने हरि बुधिया का पार्श्व बताया, एजुकेशन का, एकेडमिक पास। अब उनका स्वभाव और एक व्यवसाय भी ऐसा हो सकता है, वो आगे मैं आपको यहाँ बता दूं। उनके दफ्तर में गया, तो किसी जमाने में रांची का 60% लैंडेड प्रॉपर्टी बुधिया परिवार का था। आज भी पूरा मेन रोड उनका, उसी मेन रोड पर उनका दफ्तर था। ऊपर में इंडियन ओवरसीज बैंक। उन्होंने बैंक के मैनेजर को बुलाया, मेरे नाम से एक अकाउंट खुलवाया, चेकबुक दिया, कहा कि विनोद जी, अब आपको जमीन खरीदनी है, बिल्डिंग बनाना है, प्लांट मशीनरी खरीदे हैं, आप चेक दे दीजिएगा। उनका एक सेक्रेटरी था रामचंद्रन, वो बेचारा भी अब नहीं है,
उनका रामचंद्रन को टेलीफोन कर दीजिएगा, पैसा बैंक में जमा हो जाएगा। संतोष जी, इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि विनोद जी, जिस दिन आपको होगा वापस कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं वापस कीजिएगा, कोई बात नहीं। संतोष जी, कोई व्यवसायी और कोई छोटे मोटे पूंजी की बात नहीं है, बड़ी पूंजी। ये इस तरह से बुनियाद हो। काम शुरू हुआ, हम लोगों ने वहां इंडस्ट्रियल एस्टेट में सरकारी जमीन ली, वहां भवन बना दिया। अब कुछ बातें बड़ी, क्योंकि अब ज्ञानंद जी भी नहीं है ना, हाँ, वर्क कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जो सच्चाई है, सत्य है, वो जाना चाहिए। और मैं लिख रहा हूँ फेसबुक पर, काफी सोशल मीडिया में आया भी वो। इस बीच में मेरे मन में आया था कि जब एक साथ काम कर रहे हैं तो उसे अखबार में भी पार्टनर बना ले। ज्ञानंद ने कभी नहीं कहा था, जो सही। इसी हरी बुधिया का ऑफिस में हम लोग बैठे, 150 रुपए का स्टैम्प पेपर आया, वहां उनको एक एग्रीमेंट करके प्रभात खबर में भी उनको पार्टनर बना दिया। इस तरह वो पार्टनर बने, नहीं तो उनकी तरफ से कोई ऐसी बात या शर्त नहीं। इस बीच में अब ये हुआ, चूंकि आपने ऐसी बात प्रभात खबर की छेड़ दी बात, कि कुछ घटनाएं ऐसी होने लगी, तो उसके शॉर्ट में ये जा रहा हूं कि बहुत बातें, चूंकि ज्ञानंद ने मिलना जुलना कब कर दिया। अब वो एक बार जैसे मैं उनके साथ 1 नंबर सफदरजंग गया, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। वो अंदर मैडम से मिलने गए, मिल करके आए, बोला कि विनोद जी, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। मैडम ने भजन लाल को फोन कर दिया है, भजन लाल उन दिनों मुख्यमंत्री थे, लौट कर था। वो गए वहां, 2 दिन के बाद लौट कर आए। क्या हुआ ये कभी नहीं पता। अब प्रधानमंत्री ने एक मुख्यमंत्री भजन लाल किया तो क्या किया होगा आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई जगह नहीं। इसी तरह एक बार उसे 1 नंबर सफदरजंग से वो निकले थे, वो कहा कि विनोद जी, धवन साहब ने एक जीप के लिए एक डीलर को बोल दिया, चलिए एक जीप लेना है। हम लोग ओल्ड दिल्ली में गए, जीप डीलर था वहां, बोला कि हाँ वो फोन आ गया है, तो किस नाम से रजिस्ट्रेशन होगा। अब यहाँ तो ज्ञान GR प्रसाद, मतलब इंडिविजुअल अपने नाम से वो जीप। ये सब प्रभात खबर का बैकग्राउंड जो है वहां से है। अब ये चर्चा एक चलती थी किस तरह से पैसा काफी है, लेकिन जैसे कहा कि पैसा जो भी क्या पैसा लगा वो हरी बुधिया और बिल्डिंग का जो काम शुरू किया। अब आपको नाम इस वक्त, मैंने कहा कि मैं हमेशा किसी के प्रति अकृतज्ञ नहीं हो सकता। मेरे एक और मित्र थे हरिबाबू, हरि मुरारका, इन दिनों बनारस में है वो, उनका रिवॉल्विंग मिल था, है ना। उन्होंने ही एक मयूख बिरानवे नाम के अपने आर्किटेक्ट को दिया था जो बिल्डिंग का डिजाइन किया था। उन्होंने बिरानवे साहब से कहा था कि छड़ कितना लगेगा, कौन कौन साइज का बता दो, होता मैं इसको बनवा कर देता हूँ। छड़ उनके रिवॉल्विंग मिल से, ईट एक विजय प्रताप सिंह मेरे दूसरे मित्र, उनको ईट का भट्ठा वगैरह था, ईट और बालू वहां से। एक नाम भूल रहा है, वर्मा, आजकल कोल इंडिया में है, अभी दिल्ली में है, उसके एक सीमेंट की एजेंसी थी, सीमेंट वहां से। मतलब लोहा, छड़, ईट, बालू, सीमेंट सब उधार आकर के हम रहते बिल्डिंग तैयार। इस तरह चल रहा था। हाँ जी विनोद जी, अब यहाँ से जी कुछ बोल रहे हैं आप? जी नहीं, मैं ये कह रहा था कि यहाँ से फॉरेन यूटर्न लीजिए जर्नलिज्म की तरफ, क्योंकि लोग मेरे पास अभी मैसेज आ रहे हैं थोड़ा मैं जी अच्छा नहीं, थोड़ा ये प्रभात खबर का पार्ट अब कंक्लूड कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ, टेलीग्राफ में एक हाफ पेज की स्टोरी छपी, बाईलाइन। अभी दिल्ली में नेशनल हेराल्ड के एडिटर है उत्तम सेन गुप्ता, और रांची में टेलीग्राफ के स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट, उनकी बाईलाइन स्टोरी आई। 3 फोटो उसमें, ज्ञान रंजन, मेरा और R.K. धवन का। स्टोरी का लबोलुबाब यह कि प्रभात खबर के नाम पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद का उपयोग करते करोड़ों रुपया चंदा इकट्ठा किया। वो टेलीग्राफ की स्टोरी का लबोलुबाब था। मेरी स्थिति तो मैंने बताया कर रहा, यहाँ से हम लोग हुआ कि मैं, अब जो कॉमन फ्रेंड्स थे सभी दिल्ली में मौजूद है ना। अब बाचेल की साहब एक तरफ मेरी ये बदनामी है, वे सब कर रहा हूं और ये हो रहा है। एक दिन रात में ज्ञानरंजन को लेकर के, मेरे जो 2 कॉमन फ्रेंड्स जो दिल्ली में, उनका नाम मैं जानबूझ नहीं ले रहा हूँ, वो लेकर के घर पर पहुंची कि ज्ञान जी कुछ बात करना चाहिए। मनोज जी अब जो हुआ, मैं इसी व्यवस्था में लगा हुआ हूँ, सब कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। इसी में उन्होंने एक वाक्य बोला, ये जरूरी है कि आज की पूरी जाना,
कि विनोद जी, क्या मैं नहीं जानता कि केदार पांडे क्यों मरे? उन्हीं दिनों केदार पांडे की मृत्यु हुई थी, वो अपनी पत्नी के कारण मरे। मैं भी मरूंगा अपनी पत्नी के कारण। अब कोई व्यक्ति संतोष जब ये बोल देता है तो आप उसको क्या कहिएगा? जो बीच के लोग थे, विनोद जी अब इसको छोड़िए, चलिए मामला को है। और ये बात सही थी, जो मुझे जानकारी मिल रही थी वो बात सही थी सर। एनीवे, ये अखबार के निकलने का हुआ, उसका प्रकाशन शॉर्ट में है कि उसका प्रकाशन रही है। अब जैसे मैंने कहा कि चूंकि उन दिनों ये लिखा गया, प्रभात खबर मेरे चौथे बेटे के रूप में परिचित था, ये कहा गया था। 1985 ये जनवरी फरवरी मार्च होगा, गुवाहाटी में ऑल इंडिया वर्किंग फेडरेशन जर्नलिस्ट यूनियन का कॉन्फ्रेंस था। विक्रम राव का मेरे पास फोन आया कि तुम उसमें आओगे, ये गुवाहाटी में प्रभात खबर का एक रेफरेंस है। तो वो इस तरह से वहाँ गुवाहाटी गए, कुछ बातें हुई, लेकिन मैं थोड़ा उसको कट कर रहा हूँ क्योंकि वो निहायत निजी और हम लोग डिस्प्यूट का है। अब जो आपने कहा पत्रकारिता पर प्रभात खबर, नहीं, मैं पत्रकारिता में अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पूरे पत्रकारिता कैरियर में कौन कौन सी बड़ी स्टोरी हुई, उनका क्या असर पड़ा, आपके ऊपर क्या दबाव आए, और किन किन लोगों के की पत्रकारिता का आपके ऊपर असर पड़ा? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। अब इसका जब प्रभात खबर का क्या, जब प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो गया और संभवतः रांची तो उस समय छोटी जगह थी, आज कैपिटल है, तो बिहार का एक पार्ट था, लेकिन उसका प्रचार प्रसार मैंने दिल्ली में भी कई कॉपियां बिकती थी, क्रांति प्रेस की एजेंसी, कलकत्ता में 8000 कॉपी का सर्कस है, त्रिवेंद्रम तक एजेंसी थी, उसके अकाउंट से आता। और शायद आपको जानकारी में होगी, ये उसका उल्लेख जरूरी है क्योंकि दिल्ली से संबंध है। मैंने घोषणा की थी कि रांची से मैं प्रभात खबर एक राष्ट्रीय दैनिक निकाल रहा हूं। संतोष जी, जनसत्ता उन दिनों एक मानक माना जाता था, निकला था। जी। जनसत्ता के प्रथम पृष्ठ पर एंकर में एक स्टोरी छपी। जी। वो प्रभात खबर की हमारी जो योजना थी उसका मजाक उड़ाते हुए ना। और वो उसका जो अंतिम जो वाक्य था आज भी मुझे याद है, मुझे भय है, सिंगुलर नंबर में था, ध्यान रखिए, मुझे भय है कि विनोद जी का दावा कहीं ढपोर शंखी दावा बनकर न रह जाए। ये बताएं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो मैंने ऐसे राजेंद्र माथुर से एक दिन फोन से बात करके पूछा, बोला कि अब क्या करोगे, यहाँ पर ऐसा चल रहा है। उसी संदर्भ में एक दिन विलंब रात्रि में माथुर साहब का फोन आया, विनोद जी आपने ठीक कहा था। अभी एक हम लोग कार्यक्रम में थे, तो मैं, प्रभाष जोशी और राजेंद्र अवस्थी हम लोग एक साथ बैठे हुए थे, वहां आपकी चर्चा चली। ये अखबार निकलने के सप्ताह भर पहले की बात है। वहां फिर प्रभाष जोशी ने कहा कि विनोद जी को कांके मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, वो राष्ट्रीय दैनिक निकालेंगे रांची से। तो राजेंद्र माथुर कहा कि मैंने ये जवाब दिया कि देखिए, मैं विनोद जी को जानता हूँ, अखबार की उनकी क्या आर्थिक व्यवस्था है इसकी जानकारी मुझे नहीं, इसलिए भविष्य क्या होगा मैं नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने एक बार जब दावा किया है कि राष्ट्रीय दैनिक निकालेंगे तो निकालेंगे। ये देखिए प्रभात खबर से ये जुड़ी बात है। उसके बाद ये निकला, जब अखबार निकल गया, अब जिस दबाव की आपने बात की, स्टोरी की, मैंने कहा कि बहुत सारे पत्रकारों ने अपने कैरियर की शुरुआत वहां से की। उसमें एक नाम तो अभी दिल्ली में है, प्रखर महिला पत्रकार मणिमाला। मणिमाला की शुरुआत भी वहां से हुई। और उन दिनों आपको ध्यान रखिएगा, कोई महिला रिपोर्टर कहीं नहीं थी, किसी अखबार में नहीं। और ये अलग कभी प्रसंग बनो कैसे उसका अपॉइंटमेंट हुआ, मैं पहले नहीं चाहता था, लेकिन उसका जो एकेडमिक बैकग्राउंड था देखा होगा, लोगों ने इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था। मैंने कॉपी देखी, फिर कैसे नहीं, उसको रखा गया। एक दिन क्या हुआ, मणिमाला जेपी आंदोलन से निकली थी, बाद में संपादक भी बनी। हाँ, वो सीधे नहीं, सीधे प्रभात खबर में आई। वहां जिस आंदोलन का ना, आपको बता दूं, जेपी मूवमेंट के कई लड़के लड़कियां प्रभात खबर से जुड़े। वो बिल्कुल चेक था, सचता बाबू का फोन आया करता था। अब उस समय बेकार हो गया था, आंदोलन खत्म हुआ था, तो सबको ने पत्रकार, कई लड़कों को पत्रकार बनाया हुआ, उसमें मणिमाला एक थी। एक दिन क्या हुआ कि एक खबर वहां के दो स्थानीय अखबार में, रांची एक्सप्रेस और दैनिक आज में खबर छपी थी कि एक बैंक के प्रबंधक की बहू
स्टोव जलाते समय स्टोव फट जाने से जल करके दुर्घटना बढ़ गई। वो खबर हमारे यहाँ नहीं छपी। उसका फॉलोअप 2 दिन बाद तब मेरे ध्यान में आया, तो मैंने वो बीट मणिमाला की थी। मैंने मणिमाला को पूछा कि खबर अपने यहाँ क्यों नहीं है। मेरे केबिन में बैठी तो रोने लगी। मैंने क्या हुआ? बोला कि सर, कहीं भी छपने के सबसे पहले खबर मैंने दी थी, वो खबर नहीं छपी। मैं चकित रह गया। हमारे एक न्यूज एडिटर थे, उनको रो दिया था। मैंने उनको बुलाया ना, भाई क्या हुआ? तो नहीं, खबर में कोई दम नहीं। फिर पता ये लगा कि सारे अखबारों में वो खबर दुर्घटना के रूप में छप रही थी। मणिमाला की जो रिपोर्टिंग थी वो हत्या की थी। वो दुर्घटना नहीं है, ये हत्या हुई है, ये उसने बनाया था। मैंने मणि को बोला क्या तू फिर से बनाओ स्टोरी। उसने स्टोरी बनाई और वो प्रथम पृष्ठ पर वो खबर छपी। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर लॉन्च करवाया। उस महिला का पति, सास और ससुर गिरफ्तार हो गए। वो खबर थी। इसका महत्व इसलिए बढ़ता है क्योंकि मणिमाला ने एक किसी पत्रिका में द फायरिश मणिमाला करके उसका इंटरव्यू आया था। इस घटना की चर्चा की थी। वो जो बैंक प्रबंधक था वो पटना से मेरे परिचित थे। उन लोगों को आश्चर्य था, उन लोगों तक शायद यह खबर नहीं छपी। पहले ये मैसेज गया, वो वो गिरफ्तार हुए। ये एक बड़ी मणिमाला एक रिपोर्टर, अच्छी रिपोर्टर के रूप में स्थापित हुई इस खबर के बाद। यहां से मणिमाला जी। उसके बाद है ना, फिर और एक और बहुत बड़ी घटना वही जिसमें मणिमाला को व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। वहां गर्ल्स का पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल था रांची में। खबर ये मिली, वहां पर सुप्रीटेंडेंट के साथ मिलकर एक वहां बस ऑपरेटर था। अब यहाँ भी आता है कि मेरे ऊपर बातें आती है। वो जो बस ऑपरेटर था कभी मेरा ड्राइवर हुआ करता था। उससे मैंने मदद की थी, परमिट वगैरह मिला था, उसने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। मालूम ये हुआ कि वो रात में वहां जाता है, वो हॉस्टल में, लड़कियों का हॉस्टल है, वहां शराब की पार्टी चलती है। मणिमाला की छोटी बहन वहां हॉस्टल में रहती थी। मणिमाला कहा सर ऐसी सी बात है, अब खबर बनाओ। वो खबर बनी। वो बड़ी खबर थी। वो खबर छपी। उसमें भी जो खबर छपने के बाद वो गिरफ्तार हो गया। उसकी पत्नी, उसकी मां सभी मेरे घर पर आए। वो तो आपका लड़का है, आपके घर का, क्या आपने ऐसा कर दिया? मैंने कहा मैंने लड़का मदद किया, ये गुंडागर्दी करने के लिए नहीं किया था। अब उसे सजा मिल जाए तो उसके बाद तुम देखो कि वो सुधर जाए। ये 2 बड़ी घटनाएं वहां पर चली, जिसमें प्रभात खबर एक विश्वसनीय अखबार को और निर्भीक लीडर कहीं कुछ नहीं, वो जवाब। अब वहां जिस दबाव की बात हुई, मैं कहा कि ज्ञान रंजन को मैंने पार्टनर बना लिया था। वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के विधायक भी थे। अब उनकी परेशानी होती थी। एक बार क्या हुआ, एक खबर अब्दुल गफूर के विषय में छपी। उस समय केंद्र में मंत्री थे अब्दुल गफूर, ज्ञान रंजन के नजदीकी थे, कुछ हुआ होगा। मेरे पीछे में मैं नहीं था। उन्होंने सीधे न्यूज रूम को टेलीफोन करके एक खबर दिल्ली से लिखवाई। वैसे शाम को मेरे पास लेके लोग आए, साहब ऐसे ऐसे ज्ञान जी का। मैंने कहा वो बिल्कुल एक पक्षीय था। मैंने ज्ञान जी को टेलीफोन किया कि देखिए खबर का खंडन अपनी जगह ठीक है, उनका कोई मसला, लेकिन ये जो आपने लिखवाया ये बिल्कुल एक पक्षी। लेकिन उन पर कुछ दबाव था, क्या था, उनका कि नहीं जी उसको शब्द से जान लिया, ये खबर नहीं जाएगी, खबर नहीं छपी। ये हम लोग के जो विवाद डिफरेंसेस का बहुत सारे बातों का अलावा एक इस तरह बनता है, इस तरह कहीं पहले। बाद में अब्दुल गफूर रांची आए, वो प्रेस में आए, और आज सुबह उनकी बहुत याद इसलिए आ रही थी। आज जब मैं नहा के तैयार हुआ, मेरे बाल पता है पत्नी कारण, उस समय मेरी माँ की डेथ हुई थी, मैं इसी वेशभूषा में था। वो फोटो आज तक है। गफूर आए, ज्ञान रंजन साथ में थे। मेरे केबिन में गफूर आए तो गफूर ने ज्ञान रंजन को बाहर किया कि ज्ञान मुझे विनोद जी से अकेले यहाँ बात करने दो। क्या कि जब ज्ञान चले गए, केबिन बंद हुआ, वो खड़े हुए आकर हुए मेरे गले मिले। कि विनोद जी आपने उस खबर को नहीं जाना, जो कि मेरे इंटरेस्ट की खबर थी, खबर नहीं छापी, आपकी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई।
ये अब्दुल गफूर ने स्वीकार किया, और इसलिए मैंने ज्ञान के सामने कहा ज्ञान बहुत नाराज थे इन सब पर, है ना। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी किसी दबाव में था, वो कभी मैं बाद में बताऊंगा जो मैं लिखवा दिया, लेकिन आपने नहीं छापे, वो बहुत अच्छा किया, मेरे ऊपर से भी एक बोझ उतर गया। ये ऐसे कई ऐसे प्रसंग आए। विनोद जी, शिवप्रसाद मणिमाला साहू जैसे और जी, मैं पूछ रहा हूँ, मणिमाला जैसे और कितने जर्नलिस्ट और कितनी स्टोरी आपको याद हैं, कुछ उनको जल्दी जल्दी बता सकते हैं? तो एक इधर का, जब नागपुर आने के बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी, हाँ, मैं पुणे के बारे में पूछना चाह रहा था, क्योंकि पुणे को आपने काफी बूस्ट किया। नहीं, उन्होंने भी पत्रकारिता की शुरुआत करके मैंने अपने अपने घर में रखा था। उनके पिताजी मणिकांत वाजपेयी मेरे मित्र थे। जब मैं नागपुर आया, वाजपेयी जी का फोन आया कि प्रसून का घर का नाम राजा है, कि विनोद जी मैं चाहता हूँ कि राजा को आपके पास भेज दूँ, भेज दीजिए। वह मैंने उससे अपने घर में साथ में रखा, इस तरह से बना। वो इसलिए है, वो बड़ा दिलचस्प है, आपने ठीक बताया कि न्यूज रूम से प्राय प्रतिदिन मेरे पास प्रसून की शिकायत आया करती थी, प्राय प्रतिदिन। मैं समझ गया कि वो जानबूझकर करता था, उसको तो कहां से दिल्ली से नागपुर भेज दिया गया है, वो चाहता था कि यहाँ से उसकी विदाई हो जाए। तो मैं स्टाफ को, अपने सहयोगियों को समझा दिया करता था कि तुम उस जो करता है करने दो। एक बार ऐसा हुआ, एक बड़े असाइनमेंट में मुझे किसी को 15 दिनों के लिए गोवा भेजना था। कायदे से कोई वरिष्ठ संवाददाता या पत्रकार जाता है, लेकिन मैं उस दिन सुबह उठ करके अखबार पढ़ रहा था, डायरी पढ़ रहा था, वो बालकोनी में बैठा हुआ था, अखबार पढ़ रहा था, जाने की प्रसून। मैं नजर पे मैंने प्रसून को बुलाया, प्रसून तुम गोवा जाओ, ऐसे खबर करना है। मैं बता रहा हूँ उसकी जो त्वरित प्रतिक्रिया थी, मुझे क्या आता है, मुझे क्या आता है, मैं जाकर क्या करूंगा। हम ऐसा कुछ नहीं है, यह विषय है, तुम वहां जाओ, टूरिस्ट प्लेस है, घूमने फिरने की जगह, सब व्यवस्था रहेगी, अपना घूमोगे फिरोगे भी, होटल की व्यवस्था ऊपर, और ये स्टोरी करना है। प्रतिदिन तुम सुबह में मुझसे फोन से बात करोगे या रात को, क्या करना है बताएंगे। अनिच्छा पूर्वक वो गोवा गया। शुरू में जो 2-4 दिन तक उसका फोन आया, उसमें उसकी अनिच्छा प्रकट होती थी, बाद में लगा कि उसको दिलचस्पी उसकी होने लगी। धीरे धीरे वो खुद से, मैं ऐसे कर लूं, मैं इनसे मिल लूं, इस एंगल पे स्टोरी कर लूं, मतलब उसके पता है उसको दिलचस्पी हो गई। संतोष जी 15 दिनों के बाद जब पुण्य प्रसून वाजपेयी गोवा से वापस लौटे, तो बिल्कुल बदले हुए प्रसून थे। उनको ऐसे मैंने कहा कि प्रतिभा की बात है, मैंने हमेशा प्रतिभा को आप प्रोत्साहित कीजिए। जैसे मणिमाला को भी दबाने की बात हुई थी, हमारे जो लोग थे, लेकिन मैंने कहा ये ऊपर कैसे करोगे, वही प्रसून के साथ हुआ। वह इसका इंटरेस्ट रहता है कि नक्सल एरिया में इसका इंटरेस्ट था, मैंने इसको बिट दे दिया नक्सल। अब गढ़चिरौली वगैरह से आकर के ये अपना एक स्टोरी इसने गढ़चिरौली से की। वहां था कई आदिवासी युवतियों के साथ बलात्कार और हत्या का मामला था, जिसमें पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे, वो स्टोरी उससे दी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लोकमत समाचार जहां की चर्चा कर रहा हूं, उसके मालिक कौन, कांग्रेस के मंत्री मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वहां पर उसमें ये बात है, वो खबर लेकर के आया, वो प्रथम पृष्ठ पर वो खबर छपी। बहुत हंगामा हो गया, अधिवेशन चल रहा था मुंबई में, वहां ये बात उठी, फिर वहां हंगामा हुआ। कुछ दिनों के बाद ये बात वहां पर, उसके बाद तब एक दिन बाबूजी का, बाबू से मतलब जवाहरलाल नेहरू जी सर, उनका टेलीफोन आया रात में मेरे पास कि विनोद जी आज आप फंस गए। मैंने कहा क्या हुआ बाबूजी? तो नहीं, आज मुख्यमंत्री ने हाउस में जवाब दे दिया, ये लोकमत समाचार की खबर बिल्कुल बेबुनियाद है, कहीं कुछ नहीं है, बेसलेस है, अब ठीक है। अब हमारे रिपोर्टर ने वहां से वो खबर भेजी, वो खबर तो लीड बनी, जो मुख्यमंत्री का जवाब था, उसमें मैंने एक डीसी बॉक्स आइटम लगाया संतोष जी, उसका शीर्षक लगाया हमारी चुनौती। कहा कि हम अपनी खबर की सत्यता पर अभी भी कायम है, महाराष्ट्र सरकार को हमारी चुनौती है, वो जांच समिति बनाए, हम अपना प्रतिनिधि देंगे, और जितने आरोप हमारे हैं उसे हम सिद्ध कर देंगे कि सभी आरोप सही हैं।
बहुत हंगामा हुआ, चला, खैर जांच समिति बनी और हमने पूर्ण प्रसून वाजपेयी को ही अपना प्रतिनिधि के रूप में दिया था। वो लोग गढ़चिरौली सारी जांच हुई, जांच में हमारी खबर की पुष्टि हो गई कि सभी आरोप सही है। कई पुलिसकर्मी उस पर हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो गए। ये था, इस तरह से वो पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी कोई एक स्टोरी है। एक दिन अब जो दबाव की बात करते हैं, जो प्रबंधन का जो दबाव होता है और फिर जो संवाददाता को संपादकीय प्रोत्साहन या संरक्षण की बात अगर हम करें, संपादक क्या होता है आप जानते हैं कि प्रबंधन और संपादकीय के बीच की कड़ी, ये सेतु है ना। एक दिन एक डीसीपी मेरे पास आए, कहा विनोद जी बहुत गंभीर आरोप है। क्या हो गया? तो आपके जो पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, उनके संबंध नक्सलियों से है। मैंने कहा कि नाम याद अरहना करके, बाद में वो दिल्ली में चले गए थे आईबी में। क्या अरहना साहब, हमारे यहाँ क्राइम रिपोर्टर्स हैं, जी विनोद जी, एक चीज और पूछनी थी। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, आ रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है जी, आवाज आ रही है। ये मुझे बताएं कि मैं जरा पुण्य के ऊपर ही बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि पुण्य बाद में बड़े टेलीविजन स्टार बने। उनमें ये निर्भीकता कहाँ से आई? उसकी जड़ आप हैं या कुछ और है? मैं अपने ऊपर नहीं कहूंगा, उनकी एक पुस्तक है या फिर एक लेख, प्रकाशित लेख है, उसमें एक वाक्य उन्होंने लिखा है कि पत्रकारिता भी जीवन जीने की एक कला है। यह मैंने अपने पहले संपादक एसएन विनोद से सीखा। यह खुद का लेख। आवाज आई, सुना आपने? मैंने जो बोला वो पहुंची बात? आवाज आ रही है? बोलो मैं। जी आवाज आ रही है? आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, नहीं, वो जो प्रसून के बारे में बताया वो बात गई। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा। आवाज आ रही है विनोद जी? कट कट के आ रही है। अच्छा, हाँ जी, बोलिए आप बोलिए। इतना आवाज आ रही है? मैं जी आ रही हाँ जी। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा, जो आपने पूछा कि पत्रकारिता भी जिंदगी जीने की एक कला है, यह मैंने अपने पहले संपादक एसएन विनोद से सीखा। है ना? आवाज गई? हाँ, तो यह प्रसून ने ये कहा। लेकिन अब जो निर्भीकता बात करते हैं, तो अरहना को मैंने ये बोल दिया, है ना। हमने कहा देखिए, हमारे पास क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं, तो उनका न्यूज सोर्स कौन होता है? पुलिस और क्रिमिनल्स, वो न्यूज सोर्स होते हैं, पैदा करते हैं रिपोर्टर्स। लाइकवाइज प्रसून, हाँ लाइकवाइज प्रसून का जो बीट है वो नक्सलिज्म है, नक्सलवाद है। उसके 10 सोर्स है, न्यूज सोर्स है। वो नक्सलाइट कैसे हो गया? वो डीसीपी वापस चले गया। इसके 2-4 दिनों के बाद नीचे से हमारे चेयरमैन का मेरे पास नोट आया, प्रिय विनोद जी, वो आज भी मेरे पास से मेरे किताब का अंश बनने वाला है। प्रिय विनोद जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी को तत्काल विदा कर दें। उनका पीए लेकर के आया था। मैंने पूछा नीचे कौन है? लेकिन नहीं, विजय बाबू अकेले हैं। ठीक है, मैं नीचे गया। मैंने कहा विजय क्या हो गया? अरे आप नहीं जानते हैं, उसके नक्सलियों से संबंध है। मेरा माथा ठनका। मैंने कहा अच्छा, आपको ये डीसीपी अरहना ने बोला? उन्होंने बोला कि हाँ। वो जब मुझसे बात हुई, मैंने सुनाया तो नीचे चले गए थे और उनको जाके सुनाया। मैंने बताया कि अरहना साहब पहले मेरे पास आए थे, मैंने उनको ये समझा दिया, हाँ कैसा कुछ नहीं है। वो बातों को वहां रह गए। पूर्ण प्रसून बात भी बने बाद में एक बार। तो इस तरह मुझे लगता है कि देखिए, संपादक का वाजिब
संरक्षण, प्रोत्साहन अपने संपादकीय सहयोगियों के लिए बहुत काम का होता है। अमूमन जैसे आज की स्थिति है, अगर वो चेयरमैन का पत्र आ गया कि तत्काल विदा कर देता। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतने लंबे कार्यकाल में संतोष जी शायद आपको आशा लगा, अभी 1 अगस्त को संपादक के रूप में मेरे 60 साल पूरे हुए। 60 साल पूरे हुए। मैंने कभी भी वो इस तरह से कोई किसी भी संपादकीय सहयोगी को मेरी ओर से मैंने किसी एक को कभी निकाला नहीं, कोई प्रताड़ना नहीं। काम में हाँ, काम में डांट डपट ये अपनी जगह है, अनुशासन अपनी जगह, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई प्रताड़ना हो उसका ये मैंने ये कभी भी नहीं होने दिया। और इसमें एक थोड़ा पीछे चल करके ये बहुत जरूरी है, जो आपने दबाव की बात कही, थोड़ा पीछे जाएंगे। पटना जब करियर की शुरुआत हुई थी, उन दिनों स्वतंत्र पार्टी बनी थी, याद होगा, राजगोपालाचारी की। पटना से एक बड़ा साप्ताहिक ब्रॉडशीट में 24 पेज का स्वतंत्रता निकला करता था, स्वतंत्र पार्टी का अखबार था। एडिटोरियल बोर्ड में राजगोपालाचारी, मीनू मसानी, NG रंगा, ये सब एडिटोरियल बोर्ड में थे। और बिहार में राजा रामगढ़, कामाख्या नारायण सिंह, वो सब करता धरता। दिनेश प्रसाद सिंह उसके बड़े संपादक हुआ करते थे, वो संपादक थे। मुझसे वो कॉलम लिखाते थे, ये बहुत दिलचस्प है ना। मुझसे वो कॉलम लिखाया करते थे, खोटे सिक्के। अच्छा, घर का वातावरण वो कांग्रेस का और ये और स्वतंत्र पार्टी बिल्कुल तो शॉर्ट फॉर्म में शिनावी SNV का खोटे सिक्के करके मेरा कॉलम प्रथम पृष्ठ पर 25/4 में छपा करता था। जलेश्वर राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह बिहार में प्रेसिडेंट थे, और जलेश्वर प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समधी, बड़े वकील पटना के, वो उपाध्यक्ष थे बिहार स्वतंत्र पार्टी के। एक दिन क्या हुआ कि वो टहलते हुए मैं कॉलेज से, अच्छा मैं छात्र था, कॉलेज से लौट के बरामदे बैठ कर कुछ पढ़ रहा था। जलेश्वर प्रसाद और दूसरे जानकी नंदन सिंह पार्टी के महामंत्री थे, दरभंगा महाराज के बहनोई जी। ये दोनों पूछे कि और बताया कैसा हुआ है कि दिनेश जी ने कल किसी बात पर इस्तीफा दे दिया है, और राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह का बहुत बड़ा जन्मदिन मनाया जा रहा था जी। तो उस पर एक स्वतंत्रता का विशेषांक निकलने वाला था, और दिनेश जी संपादक इस्तीफा देकर चले गए थे। तो जलेश्वर को हम लिखते ऐसा मालूम था, बोले कैसा है, तुम इसको निकाल दो। मैं ठीक है। और मेरे लिए सुविधा ये थी कि वो छपता था हमारे स्पार प्रेस में। मैंने कॉलेज से आकर के मैं प्रेस जाता है और उसको मैंने विशेषांक को निकाल दिया, वो निकल दिया। एक दिन रविवार का दिन था, संतोषी, ये मोड़ है कि जलेश्वर प्रसाद का टेलीफोन आता है कि विनोद ऐसा है, राजा बहादुर तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने गाड़ी भेज दी है, तुम चले आना। अब मैं परेशान हुआ। उन दिनों बिहार में सिर्फ 2 ब्यूक गाड़ियां थी, एक गवर्नर की, एक राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह की। अच्छा, घर जो है उसका वातावरण पॉलिटिकल, वो एंटी स्वतंत्र पार्टी। मैं छुप के लिखता था। मैंने कहा कि उनकी गाड़ी, तो मैं घर से निकल करके मोड़ पर खड़ा हो गया जी। वो राजा बहादुर की गाड़ी आई, मैं बैठ करके उनके दफ्तर में गया। आपको अगर ध्यान हो गया, पटना का गांधी मैदान ठीक कोने पर, तो ना उनका दफ्तर था राजा बहादुर का, कोने पर हो गया। राजा बहादुर कामाख्या नारायण से मैंने रूबरू मुलाकात पहली थी। अब सोचिए 20 साल की उम्र, ये 1961 की बात, 20 साल की उम्र, कमीज पजामा चप्पल पहन गया। तो जलेश्वर बाबू ने कहा कि यही विनोद जी है। तो राजा बहादुर बिल्कुल ऐसे, सामने अखबार पड़ा था, मेरा कॉलम जो छपा हुआ था, ये आप लिखते हो? मैंने कहा कि हाँ। वो मिनट 1.5 मिनट तक बिल्कुल ऐसे एक टक मुझे देखते रह गए। मैंने, जो लोग कहते हैं ना बिल्ली की आंखें, बिल्कुल गोल गोल उनकी आंखें थी। बड़ा विराट व्यक्तित्व का मालिक हो। बोला कि ऐसा है विनोद जी, इन लोगों की इच्छा है, वो बैठे जलेश्वर प्रसाद और जानकी नंदन सिंह वगैरह बैठे हुए थे, इन लोगों की इच्छा है कि स्वतंत्रता का एडिटिंग आप कर दीजिए।
अब सोचिए ये कितना बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑफर था, है ना, लेकिन मैं स्टूडेंट था। और वो तो एक बार मैंने कहा कि नहीं तो संभव नहीं है। बोला कि नहीं कि आप तो लिखते ही हैं, थोड़ा समय दीजिएगा, हो जाएगा, हमारी इच्छा आप कर दीजिए। मन में भी था, मैं भी चाह रहा था। अंत में मैंने कहा कि यस ठीक है। इस प्रकार 1 अगस्त 1961 को फुल फ्लेजेड संपादक के रूप में मैंने बैठना शुरू किया। पटना एग्जीबिशन रोड पर विशाल दफ्तर, स्वतंत्र पार्टी का तो था ना कि राजा महाराजाओं की पार्टी है, चल रहा था, बहुत बड़ा दफ्तर, विशाल खूबसूरत दफ्तर था। अब मैं कह रहा हूँ ये दबाव की बात जो आती है ये बहुत 62 का चुनाव आया। उस समय ये चर्चा हो गई थी कि इस बार बिहार में स्वतंत्र पार्टी सरकार बनाएगी। और आपको याद होगा ये स्वतंत्र पार्टी बनने के पहले छोटानागपुर, जो अब झारखंड हो गया, राजा बहादुर कामाख्या नांसी की जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी थी और 32 सीट उस समय लगभग हुआ करती थी। उस समय समझिए कि 25 से 26 सीट जनता पार्टी जीत कर जाती थी। ये राजा बहादुर कामाख्या नांसी का अपना व्यक्तित्व था। उसी में एक बार, ये बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन उनके छोटे भाई थे राजा बसंत नारायण सिंह, वो भी लोकसभा जीते। उनके घर में जो धोबी कपड़ा धोने वाला काम किया करता है, उसको भी लोकसभा का टिकट देकर मेंबर बना दिया था। दिल्ली में किसी ने बसंत नारायण सिंह से पूछा, ये जो बता रहा हूं अखबार में खबर छपी थी कि भाई आपने अपने धोबी को ना भी बना दिया लोकसभा। जवाब दिया कि हम दिल्ली हम लोग आ गए हैं तो कपड़ा कौन धोएगा। मैंने ये बताता है कि किस तरह का उन लोगों का प्रभाव था ना, किसी लैंप पोस्ट को भी खड़ा कर दो जीत जाएगा, ये था वहां पर। तो ये 62 में चर्चा हो रही थी कि स्वतंत्र पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। टिकट की बारी थी। एक दिन मैं अपने दफ्तर से मिलकर, राजा बहादुर से मुझे मिलना था, मैं वहां गया तो बाहर वेटिंग हॉल में बैठा हुआ था, उनके दरवाजे के बाहर, अंदर मीटिंग चल रही थी। अचानक दरवाजा खुला और जैसे किसी गठरी को बाहर फेंका जाता है, एक व्यक्ति को अंदर से बाहर फेंका गया, है ना, वो नीचे गिरा और अंदर से और राजा बसंत नारायण सिंह मारो सब। अब वो बोल रहे हैं तो वहां उनके स्टाफ, ड्राइवर, उसकी भरपूर पिटाई हुई, सब मारने लगे। वो थे, उनका नाम भी मुझे आज भी, पुण्यानंद झा, वो किसी डिस्ट्रिक्ट स्वतंत्र पार्टी के प्रेसिडेंट थे। वहां से वो निकले, वो सीधे कोतवाली थाना जाके नेम FIR किया उन्होंने, राजा बहादुर कामाख्या सिंह, राजा बसंत नारायण सिंह, अदर्स। और क्या हुआ कि वो विटनेस में, चूंकि उन्होंने देखा था कि मैं वहां बैठा हुआ हूं, मेरा भी नाम डाल दिया था। अब सोचिए मैं वहां संपादक हूं, किसके ऊपर है मामला, राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह, राजा बसा, ये लोग अक्यूज है। वो बजाबता जो है वहां थाने में वो केस दर्ज हो गया। बहुत हंगामा हुआ, दूसरे दिन 8 कॉलम बैनर हेडलाइन इस पर। तो उस समय इसकी जांच के लिए स्वतंत्र पार्टी ने, दिल्ली ने एक कमेटी बना दी थी, मीनू मसानी, वो आए वहां पटना, उन्होंने मेरा बयान लिया। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो सच्चाई थी सामने बता दी, है ना। वो बड़े गंभीर हुए, उन्होंने बोला कि आप ये लिख करके दे सकते हैं। लिख करके दे देंगे। मैंने लिख करके दे दिया और शायद इसे उम्र का तकाजा कहिए जो कहिए, अंतिम वाक्य जो मैंने लिखा था वो ये था, थोड़ा बहुत जो के, और ऐसे पार्टी द्रोही व्यक्ति को, मतलब ये राजा बहादुर कामाख्या सिंह, तत्काल पार्टी से निकाल बाहर कर दिया जाए। मैं किसके लिए कर रहा हूं, एक तरह से वो पार्टी का मालिक है, सारा फंड उसका लगा हुआ है। जो पार्टी का स्थापना के बाद पहला अधिवेशन पटना हुआ, पटना के गांधी मैदान में राजगोपालाचारी जैसा व्यक्ति ने उनको सरस्वती पुत्र का संबोधित किया था, है ना, मतलब उनका वो था, उसको मैं लिखना निकाल दे। आगरा में द्वितीय अधिवेशन हुआ जिसमें मामला होता, मुझे भी कहा गया कि आपको भी आना है। मैं आगरा गया, बसंत नारायण सिंह के बगल में मैं बैठा हुआ था। जब वो एजेंडा में वो आया तो मेरा जो बयान था वो पढ़कर सुनाया गया, है ना। और प्रोफेसर NG रंगा ने वो राजा बहादुर कहा कि देखिए बाकी लोगों का छोड़ दीजिए बयान, यह मिस्टर विनोद का स्टेटमेंट है, यह तो गलत नहीं होगा। ये बैठे हो गलत, राजा बहादुर चुप। तो राजा बहादुर से कि इसमें क्या करना है, तो शायद उन्होंने व्यंग्य में कहा कि विनोद से पूछ लिया जाए। मैं छोटा भाई, उसको लड़का ही कर लीजिए।
तो वो कहे तो मीनू मसाल ने कहा कि नहीं, उनका तो स्टेटमेंट है ही है, अभी क्या बोलेंगे इस मामले को कैसे। तो खैर वो उन लोगों का अंदरूनी मामला था, राजनीति। शायद बाद में कुछ हुआ कि पुण्यानंद झा के साथ कोई समझौता वगैरह कर लिया जाए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, वो जो बड़ा दबाव था, हर तरह का दबाव उसे मान जाए। एक कम उम्र का संपादक मेरे जैसा है ना, उस लिहाज से में नहीं आया। जो सच्चाई थी मैंने वहां सच का ही साथ दिया, क्योंकि जो पार्श्व, जो मैंने कहा ना, मैंने पत्रकारिता की ऊंचाई देखी हुई थी परिवार में, बहुत सारे वो देखी हुई थी, तो मैं उसमें कभी समझौता नहीं कर सकता था। विनोद जी, दो सवाल आखिर में जी, दो सवाल जी। एक छोटा सवाल कि पुण्य प्रसून वाजपेयी और मणिमाला जैसे कितने जर्नलिस्ट आपके साथ आपको याद हैं, एक। और दूसरा सवाल आज की पत्रकारिता को लेकर के, आज के संपादकों को लेके, आज के रिपोर्टर्स को लेकर के आपके मन के ऊपर क्या छाप पड़ती है या क्या कमेंट करना चाहते हैं आप? देखिए, मैं उस काल के या ये वर्तमान कालखंड में भी अपवाद स्वरूप ही कुछ पत्रकार हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन उंगलियों पर गिने चले जाने। आपको ये मालूम है आप दिल्ली में किस तरह के दबाव को काम करना पड़ रहा है, फिर भी हैं लोग, जैसे आपने नाम लिया प्रसून का, कोई समझौता नहीं करेगा, उनको चैनल छोड़ना पड़ता है, छोड़ देते हैं, लेकिन समझौता नहीं करते। लेकिन ये बताया कि उंगलियों पर गिने जाने लायक वैसे बाकी लोगों ने बिल्कुल वो दंडवत पत्रकारिता में चले गए। ये एक शर्मनाक है, वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। जबकि आज टेलीविजन की दुनिया में जब टेलीविजन का आ गया है, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो उनका सीधा प्रभाव हो जाता है। पहले हम लोग बोलते थे ना कि जो मुद्रित शब्द है, छपे हुए शब्द है, ईश्वर के शब्द माने जाते थे। तो आज जो टेलीविजन शाम को घर में लोग देखता है, शाम को बैठ करके, वो पहले वो तो सब सीधा प्रभाव डालता है हमारे मन मस्तिष्क पर। जब वह जो है अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाए या कोई खास एजेंडे को लेकर चले तो मन बड़ा दुखित होता है। आज कितनी सच्चाई सामने आती है, बड़ी बड़ी खबरें जो आम जनता को मालूम होना चाहिए, देश की जनता को, आज उस पर पर्दा डालता है, आवरण डाल दिया जाता है। यह देखकर मन व्यथित होता है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है। क्यों, जहां पे दो नाम ले रहे हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी, मणिमाला, और भी लोग हम हैं, आखिर इनके सामने भी तो प्रलोभन इन्हें भी मिला है बहुत सारे, आपको ही मालूम है कितने प्रॉब्लम है। इन्होंने तो समझौता नहीं किया। आप इतनी लंबी पत्रकारिता का आपका जीवन हुआ, आप लोगों से जुड़े रहे, आप बड़े बड़े राजनीतिकों से भी जुड़े, बड़े पत्रकार से, क्या आपके ऊपर दबाव नहीं आया हुआ है? लेकिन अगर उसमें आप समझौता करते होते तो आज आप भी, नाम ले लूंगा जो दिल्ली में पत्रकार लोग, क्या उनकी हैसियत है आपको मालूम है, आप भी वहां रहते, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। तो जब ऐसे संतोष भारतीय या पुण्य प्रसून वाजपेयी यह नहीं कर पाते तो और लोग क्यों नहीं। मेरा उनसे यही संदेश है कि आप पत्रकारिता में आए हो, ठीक है, इसके अपने आकर्षण है, उसका एक ग्लैमर है। पहले हम लोग के जमाने में तो पैसा भी नहीं था, आज तो पैसा भी है, अच्छा वेतन मिलता है, अच्छी सुविधाएं हैं, आपको सर्विस की गारंटी हर दे। उसके बावजूद इसका अगर आप दंडवत हो जाते हैं, साष्टांग होते हैं, सत्ता के समक्ष अगर नतमस्तक हो जाते हैं, तो आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। आप पत्रकारिता के नाम पर, क्षमा करेंगे संतोष जी, वो जितने तत्व है वो पत्रकारिता के नाम पर कलंक है। उन्हें कहीं अधिकार नहीं है स्वयं को पत्रकार कहने का, बल्कि अब चूंकि ये कोई कानूनी ढंग से तो कुछ हो नहीं सकता कुछ है। मैं तो हमेशा आह्वान करता हूं, सामाजिक आह्वान करता हूं कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार समाज करे, बहिष्कार करे, तब शायद उन पर कुछ असर आएगा। क्योंकि घर परिवार जब देखेगा अपने मोहल्ले टोले में कि हमसे कोई बात नहीं कर रहा है, उनका बहिष्कार है, तब उसका असर पड़ेगा, यह जरूरी है। नहीं तो अब अगर थोड़ा समय दे तो मैं थोड़ा पुराना जैसा करके एक उदाहरण देना चाहूंगा, पहले के पत्रकारिता और उसका प्रभाव क्या पड़ता था। बकार के मुझ पर जो सबसे बड़ा प्रभाव मेरे बड़े चाचा का पड़ा, सर्चलाइट के जो संपादक थे, आप देखेंगे ऑल इंडिया रिपोर्टर में तो 1929 का एक केस है, बहुत उल्लेखनीय इसलिए है ये बताएंगे, बाढ़ सटी केस करके आप दे पाइएगा। बाढ़ एक पटना जो आजकल डिस्ट्रिक्ट हो गया, पटना से सटा हुआ, पहले छोटी जगह थी। ये बहुत ही दिलचस्प है और ये बहुत लोगों को जानकारी बहुत ही। संतोष जी, उस समय सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। बाढ़ में एक पति के मरने पर पत्नी सती होने के जाके चिता पर बैठ गई थी। पुलिस आई, उसे गिरफ्तार करके जाके लॉकअप पर डाल दिया।
अब इसे जो कहिए दैविक प्रकोप कही जगह, रात में बड़े जोरों का आंधी तूफान, एक बिजली गिरती है उस लॉकअप के ऊपर, वो औरत जल करके भस्म हो गई, है ना। वो ब्रिटिशर से मानने को तैयार नहीं, लेकिन इट्स अ कंस्पिरेसी, इट्स अ मर्डर, है ना। वो मानने को तैयार नहीं, उसे मर्डर केस करके उसके सारे इन लॉज को सबको गिरफ्तार कर लिया। उसमें जो फैसला आया, चीफ जस्टिस थे सर कुटनी टेलर, जिनके नाम पटना में जो टेलर रोड है ना पूरा, वो चीफ जस्टिस थे। वो फैसला आया, उस फैसले के खिलाफ अंकल है बड़े चाचा ने सर्चलाइट में ही रोट ए सीरीज ऑफ आर्टिकल अगेंस्ट दैट जजमेंट। वो अंग्रेज चीफ जस्टिस बौखला गया, उसने सुओ मोटो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस किया और गिरफ्तार करवा लिया। देखा, जेल तो ये लोग रोज जाया करते थे आजादी की लड़ाई में, लेकिन ये इसलिए महत्व इसका है कि जब ये मामला चला, पंडित मोतीलाल नेहरू उस समय प्रैक्टिस छोड़ चुके थे। उनको मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुरली का केस है, मैं लड़ूंगा। बड़काऊ जी के नाम हम लोग बड़काऊ जी क्या करते हैं, मुरली मनोहर प्रसाद तक, कि मुरली केस है, मैं लड़ूंगा। संतोष जी, मोतीलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई, ये 3 बड़े वकील और बाकी और लोग। वो इतनी मोटी किताब आपको दिल्ली में मिल जाएगी, द एम्परर ऑफ इंडिया, उस केस का, वर्सेस मुरली मनोहर प्रसाद एंड अदर्स। एंड अदर्स से पहला नाम बाबू राजेंद्र प्रसाद, बाबू श्री कृष्ण सिन्हा, लाइक दैट। वो केस ऐसे फेमस हुआ। वह जब आर्गुमेंट शुरू हुआ कोर्ट में, माफ कीजिए, कंप्लेनेंट कौन है? चीफ जस्टिस हिमसेल्फ, उसके कोर्ट में मामला है। जब आर्गुमेंट शुरू हुआ तो ये इतिहास का हम लोग के जन्म के पल की बात है, जो छपी हुई चीजें किताब में दर्ज इतिहास में, ऐसा लगा कि जैसे चीफ जस्टिस जो है खुद ही एक्यूज्ड हो। और उसी में पंडित मोतीलाल नेहरू का बहुत फेमस कोट, उन्होंने कोर्ट में कहा कि मिलॉर्ड, इट इज नोवेयर रिटेन इन द बुक ऑफ लॉ दैट ए जज नीड नो लॉ, एंड आई एम सॉरी टू स्टेट यू डोंट नो लॉ। ये कोर्ट में उन्होंने कहा। फैसला आया, इम्प्रिजमेंट टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, ठीक है। उसके बाद उस समय के हिसाब से, ये 1929 की बात है, एक बड़ी रकम फाइन नहीं देने पर 15 दिनों का जेल, ये था। वो फाइन का पैसा अदालत में जमा हो गया, रिसीट पुलिस हो गया। अब देखिए दिलचस्प यही है, अब ये रहस्य रहा कि ये पैसा किसने जमा किया। हम लोग का घर से नहीं हुआ, सर्चलाइट प्रेस से नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी से नहीं हुआ था। पैसा किसने जमा किया, ये रहस्य। याद होगा डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन वो बने थे, अस्वस्थ होने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, बड़े वकील थे। उनके यहाँ अंग्रेजों की भी पार्टियां हुआ करती थी। एक दिन उस चीफ जस्टिस ने सस्ता बाबू को फोन किया तो मुझे मुरली बाबू से अकेले में मिलवाइए। मतलब बड़ा अंकल, एडिटर सर्चलाइट। उन्होंने घर में जो होगा, चाय नाश्ता खाना जो हो, बुलाया। तो जो मुलाकात हुई, पहला रिएक्शन, अब दुबले पतले धोती कुर्ता, पहले रिएक्शन जो चीफ जस्टिस का था, उफ, लुकिंग सो फ्रेश बट योर बेबी सो फायरिश। उसके बाद दोनों की अकेले बात हुई थी। संतोष जी, ये मामला बाद में खुला हुआ। वो चीफ जस्टिस अंग्रेज जिसने फैसला सुनाया, वो फाइन का पैसा उसने जमा किया था। क्या बात, चीफ जस्टिस हिमसेल्फ, है ना। मतलब वो इन लोग का पैट्रियोटिज्म देख करके वो चकित था। यही नहीं, उन लोगों के बीच में जो तय हुआ, जो बाद में आजादी के बाद सब बातें इंग्लैंड में छपी तो बहुत हंगामा मचा इस पर। उन दोनों के बीच में जो तय हुआ, उस ब्रिटिश चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट ने एक इंडियन पेन नेम रख करके सर्चलाइट में वीकली कॉलम लिखना शुरू किया इन सपोर्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। वो ब्रिटिशर्स, वो चीफ जस्टिस, है ना। तो यह पहले के वो पत्रकारिता थी, ऐसे संपादक थे, ऐसे पत्रकार थे। जो विदेशी शासक ब्रिटिश के लोग थे, उनका भी, है ना, वो जो है बदल दिया करते, मानस बदल देते थे, उनकी सोच बदल देते थे। अब सोचिए, ब्रिटिश टाइम में, गुलामी के समय में, अगर चीफ जस्टिस का अंग्रेज एक पत्रकार, एक संपादक अपने लेखनी के द्वारा
उनकी सोच बदल सकता है, ये कितनी बड़ी बात थी। मेरा कहना है कि ठीक है, आज परिस्थितियां बदल गई, सब बदल गया, लेकिन आज के जो पत्रकार है, आज की पीढ़ी के, कम से कम अपना जो पत्रकारीय धर्म है, जिसे राष्ट्र धर्म के रूप में माना चाहिए, वह है सच्चाई। आप सच को प्रस्तुत कर दो, सच को दिखाओ, सच को लिखो। बिल्कुल। उसके बाद पाठक और दर्शक वो मूर्ख नहीं है, उनके पास सोचने की ताकत है, वो विश्लेषण करेंगे, वो तार्किक परिणति पर खुद पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम झूठ परोसेंगे, झूठ बोलेंगे, गलत जानकारी देंगे, तो विश्लेषण और वो तार्किक परिणति भी तो गलत ही होगी, उसका अंत भी तो गलत होगा। यह नहीं होना चाहिए। मेरा ही कहना है, आज पत्रकारिता का और भी महत्व बढ़ गया है। आज वो सीधे समाज को प्रभावित कर, सीधे राष्ट्र सत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मित्रों, मैं सिर्फ 10% अपने पत्रकार मित्र 10% की मांग कर रहा हूं। आप छोड़ दो 90%, 10% पत्रकारीय धर्म का भी अगर निर्वाह करते हो ईमानदारी के साथ, तो देश आपको हाथों हाथ उठा लेगा। आप सचमुच राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हो पाएंगे। लेकिन मुझसे ज्यादा आप जहां बैठे हैं, आप जानते हैं ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि आज जो पहले गर्व होता था कि हम पत्रकार हैं कहने में, आज अधिकांश लोगों को शर्म आती है समाज में कहने कि हम पत्रकार हैं। पत्रकार जहां आपने कहा, लोग ऐसे देखते हैं, शक की निगाह से देखने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, खासकर जो आज राजनीति का जो वर्तमान कालखंड है, ये एक दुर्वी संधि का कालखंड मैं मानता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आम समाज की और हम पत्रकारों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं समाज को, जिसकी अपेक्षा समाज कर रहा है ना। लेकिन हम हैं कि कहीं ना कहीं किसी प्रभाव में, किसी दबाव में, किसी प्रलोभन में आकर के खुद को हमने दंडवत कर लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करके हम, अगर आजकल बहुत सब चलता है, अपनी भारत माता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं और आखिर में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसे होते हैं ग्रेट जर्नलिस्ट जो खुद भी समाज के ऊपर प्रभाव डालते हैं और ऐसे पत्रकारों को भी पैदा करते हैं जो समाज के ऊपर प्रभाव डालें। और ये विनोद जी ने अपने ज्ञान से, अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से किया। मुझे लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, छोटे में कहना चाहिए। मैंने बहुत सोचा, मुझे ऐसा लगा कि अगर संक्षिप्त में सोशल मीडिया पे आप अफवाह फैला सकते हैं, फेक न्यूज दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको सत्य बताना है, सत्य का इतिहास बताना है, सत्य का भविष्य बताना है, तो आप छोटे में और 2 लाइन में इस बात को नहीं कह सकते। आज का प्रोग्राम इस मामले में आई ओपनर है कि कैसे पत्रकारिता बदलती है और कैसे हिम्मत के साथ आपके पास कुछ भी न हो फिर भी आप समाज से लोहा लेते हैं, राजनीति से लोहा लेते हैं। विनोद जी ने अपने इतने बड़े कैरियर में सैकड़ों राजनेताओं को एनकाउंटर किया है, उनको देखा है, समझा है। इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, पर आज जिस पत्रकारिता का उन्होंने जिक्र किया और आखिर में जिस दर्द के साथ जिक्र किया कि अभी हाल फिलहाल ये होने वाला नहीं है, मेरा ये मानना है कि विनोद जी, अगर आप 1-2 और ऐसे ही पत्रकार पैदा कर दें तो शायद हाल फिलहाल भी हो जाए, आपके हमारे रहते भी हो जाए। मैं आप सब दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी देर हमारी बात सुनी। और कल हम इसी प्रोग्राम में एक और बड़े जर्नलिस्ट को लेके आएंगे। उनका नाम है विश्वनाथ सचदेव, जो बंबई नवभारत टाइम्स के संपादक रहे और धर्मयुग के संपादक रहे। उन्होंने बहुत लोगों को बनाया जो डॉक्टर धर्मवीर भारती के साथ रहे, तो वो भी अनुभव हम कल उनसे लेंगे। पर कल तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। विनोद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर मैं तकलीफ दूंगा, क्योंकि पत्रकारीय जगत के लिए नहीं, राजनीतिक जगत के लिए, क्योंकि उनकी जो इनसाइड स्टोरीज हैं, वो इनसाइड स्टोरीज आज समाज को जानने की बहुत जरूरत है। तब के राजनेता, आज के राजनेता। आप सबको पुनः धन्यवाद। नमस्कार।